प्रिय बच्चों, मैं ममता गुप्ता क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम से नेताजी का चश्मा कृति लेकर उपस्थित हुई हूँ और इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। तो चलिए कृति के बारे में समझने से पहले उसके लेखक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर, मध्य प्रदेश में हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। फिलहाल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। 8वीं दशक में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। मध्यवर्गीय जीवन के कुशल सितेरे स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है, तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। रोचक किस्सा गोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो बच्चों, हमने अभी आप सबके सामने जो है स्वयं प्रकाश जी के बारे में जानकारी बताई आपको। तो चलिए अब आगे पाठ को बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी शामिल हैं। आपने कक्षा 8 में जब भारत की खोज पुस्तक पढ़ी होगी तो आपने जाना होगी, उसमें गांधी जी नेहरू जी जो हैं वो किसानों के बीच में जाकर के पूछते हैं कि देश क्या है, भारत क्या है। वहाँ वो बताते हैं कि जो भी नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, तुम्हारे खेत हैं, ये पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, पशु पक्षी, मतलब कि किसी भी स्थान पर जो भी चीज़ें उपस्थित हैं वे सभी, है ना, सभी देश के अंदर आती हैं, और उन सभी से जब हम प्रेम करते हैं तभी देशभक्ति है। यदि आप देश की सभी चीज़ों का दोहन कर देते हैं, प्राकृतिक रूप से भी दोहन करते हैं और वह पर्यावरण को प्रदूषित भी करते हैं, तो आप देशभक्त नहीं हैं और आप उस देश को अपना देश नहीं समझते हैं। तो देशभक्त कौन है? जो देश की अखंडता को, गरिमा को और उसके अंदर छिपी हुई स्वच्छता को, है ना, इन सभी को बनाए रखने का प्रयास करता है। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं नेताजी का चश्मा पाठ का। ये एक रेखा चित्र है। बच्चों, नेताजी का चश्मा, जब हम नेताजी की बात करते हैं तो आप सबके सामने एक चित्र उपस्थित होता है, और वो कौन है? वो है सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस को आपने एक चश्मा लगाए हुए हमेशा देखा होगा। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दृश्य दिखाया गया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक आदमी जो है उसके हाथों में चश्मा है, और वो नेताजी की एक जो मूर्ति है वहाँ पर, और उस पर देखिए उसने एक कैप लगा के रखी है सैनिकों के जैसी, और वैसे ही कपड़ों को पहना हुआ है। वो उन्हें चश्मा पहनाने की कोशिश कर रहा है ना। वो क्यों नहीं पहनाने की कोशिश कर रहा है और वो क्यों पहनना चाहता है, इन सभी बातों का हम यहाँ पर जानेंगे। और देखिए एक साइड में जो है एक चश्मे का उसने पूरा सेट रखा हुआ है। तो चलिए आइए पाठ को शुरू करते हैं। तो आइए चलिए कस्बे की हालत के बारे में जानते हैं। पहला जो अनुच्छेद दिया गया है वो कस्बे की हालत से ही प्रारंभ होता है। इसमें एक पहला चरित्र हमारे सामने आ रहा है, हालदार साहब। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था,
जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। ठो जो है यहाँ पर, ये बेटा एक देशी शब्दावली हम प्रयोग करते हैं। किसी एक प्रांत विशेष की भाषा, एक क्षेत्र विशेष की भाषा में एक ठो, 2 ठो, 3 ठो का प्रयोग होता है। इस ठो का कोई मतलब नहीं होता यहाँ पर। नगर पालिका अब क्या कार्य करवाती थी, हम उसके बारे में जान लेते हैं। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, टॉयलेट्स बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। तो ये सभी जो कार्य थे वो नगर पालिका करती रहती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो देखिए हमारे पास में एक किसकी बात हम करने जा रहे हैं, इस पूरे रेखा चित्र में उनका उद्घाटन हो चुका है। हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करेंगे और वो बात किस तरह से बढ़ती वो हम आगे जानेंगे। वो बात है उनकी किस प्रकार की प्रतिमा से संबंधित, संगमरमर की प्रतिमा से। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अब देखिए वो मूर्ति किस प्रकार से बनती है उसके बारे में बता रहे हैं लेखक। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह मतलब सोचने विचारने और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। पटक देना एक मुहावरा यहाँ पर, जैसे तैसे काम को सामने ला करके रख देना। तो अब मूर्ति बनानी थी नगर पालिका को और समय ज़्यादा रह नहीं गया था, और वो चाहते थे कि संगमरमर की मूर्ति बने, तो उनके पास पैसे भी ज़्यादा नहीं थे कि किसी बहुत अच्छे मूर्तिकार अर्थात मूर्ति बनाने वाले को रख सकें। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम स्थानीय कलाकार की ही मदद ले लेते हैं, तो उसका नाम यहाँ पर लेखक ने मोतीलाल रख दिया है। अच्छा, जानते हैं कि किस प्रकार की मूर्ति का स्वरूप कैसा था। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची। कैसी थी मूर्ति वो बता रहे हैं, जिसे कहते हैं बस्ट, और सुंदर भी थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन। कमसिन मतलब कम उम्र के, फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। ये दोनों ही नारे जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिए गए हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, मतलब इस पर ध्यान दिया। एकटक उनकी नज़र उस पर रुकी और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, मतलब कि जिज्ञासा से भरी हुई मुस्कान फैल गई। वाह भाई, ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जब आप किसी मूर्ति को देखते हैं, एक हम अपने दिमाग में एक चित्र सा बना लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी ही होनी चाहिए। तो ऐसा ही हालदार साहब के मन मस्तिष्क में भी नेताजी का ऐसा ही एक चित्र अंकित था। मगर वो देखते हैं कि मूर्ति तो संगमरमर की बनी हुई है, मगर उसके ऊपर जो चश्मा है वो तो रियल है ना। तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य भी लगता है और उनके होठों पर मुस्कान भी आ जाती है।
तभी वो कहते हैं कि वाह भाई ये आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। अब यहाँ पर देखिए कि लेखक ने अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग बड़ी बखूबी के साथ किया है। अब आगे देखते हैं। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। वो सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये आखिर मूर्ति के ऊपर चश्मा तो है ना। तो महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति वो रेखांकित करते हैं लेखक कि महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है। मूर्ति कैसी है, उसका रंग कैसा है, रूप कैसा है, कद कैसा है, वो नहीं मायने रखता है। मायने तो ये रखता है कि आप कितने बड़े देशभक्त हैं। और आजकल क्या होता है कि हम उसी देश में रहते हुए भी देशभक्ति निभाना उचित नहीं समझते हैं। मतलब कि जो देशभक्त है उसी का मजाक उड़ाते रहते हैं और देश में जो भी चीज़ें, जो भी असमानताएं, जो विषम परिस्थितियां होती हैं, सिर्फ उन्हीं को लेकर के आपस में एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते हैं। मगर यहाँ पर जो है ऐसा नहीं है। यहाँ तो मूर्ति जो थी सुभाष चंद्र बोस की, उसकी आंखों पर चश्मा लगाया गया था। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। वो क्या अंतर था? शायद उनका चश्मा बदल रहा हो। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक और बढ़ा। अभी तो बार बार उन्हें विस्मय सामने आ ही रहे थे और फिर से उन्हें एक आश्चर्य मिला। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। अब फिर से उन्हें आश्चर्य होता है। पहला तो चश्मा नहीं था, तो उसके ऊपर चश्मा रियल डाल दिया गया था। अब उन्होंने ये सोच लिया कि ये चश्मा तो अब बदलेगा नहीं, जो चश्मा पड़ा हुआ है वही पड़ा रहेगा मूर्ति पर। मगर जब वो दोबारा उधर से गुजरते हैं तो देखते हैं कि चश्मे का जो है वो बदला हुआ है। पहले जो चश्मा था वो मोटे फ्रेम वाला था और अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। तो कहते हैं कि वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनीय हो उठा, मतलब कि जब उनकी जिज्ञासा जो है वो जवाब देने लग गई, तो पान वाले से ही पूछ लिया उन्होंने कि क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? देखिए यहाँ पर एक नए चरित्र हमारे सामने आ रहा है, पान वाला। पान वाला कैसा है उसके बारे में लेखक बता रहे हैं। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था, मतलब वो पान खूब खाता था, मुंह में पान उसके भरा हुआ था। वो एक काला, मोटा और खुश मिजाज आदमी था। खुश मिजाज मतलब प्रसन्न रहने वाला, हंसी मजाक करने वाला। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। देखिए यहाँ पर पान वाले का रेखा चित्र हमारे सामने है कि वो मुंह में पान को ठूसे रखता था, काला मोटा था, खुशमिजाज आदमी था और उसका पेट जो निकला हुआ था, इसलिए यहाँ पे तोंद थिरकी शब्द आया है ना। तो बेली जिसे कहते हैं, तो उसके जो पेट है वो बाहर की ओर निकला हुआ था, है ना। और उसकी जो बत्तीसी थी, इतना पान खाता था कि उसकी जो बत्तीसी, जो उसके दांत थे वो लाल और काले हो चुके थे। कहता है वो कैप्टन वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। देशज शब्दों के साथ में बड़ी ही सुंदर पंक्ति बनाई गई है। गिराक है ग्राहक, ठीक है। कोई ग्राहक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर अर्थात किधर से लाएगा, कहाँ से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। तो क्या करते थे
कि मूर्ति पे जो उन्होंने चश्मा लगाया हुआ वो वहाँ से उठा करके उस ग्राहक को दे देते थे। उधर दूसरा बिठा दिया, उधर मतलब उधर, मतलब नेताजी के ऊपर दूसरा चश्मा लगा देते थे वो। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। देखिए यहाँ पर एक नया चरित्र आ गया हमारे सामने, कैप्टन चश्मे वाला। बल्कि आहत करती है, मतलब दुखी करती है, उसका हृदय टूट जाता है जब वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देखता है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसी फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। देखिए, इन सभी जो बातें चल रही हैं, इन सब के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि उस कस्बे में एक ऐसा व्यक्ति है जो एक देश प्रेमी है, और वो गरीब भले ही है, वो चश्मा बेचता है, मगर वो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के देख नहीं सकता है। लेकिन भाई, एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? अब वो कहते हैं कि जो असली चश्मा था वो कहाँ चला गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। द्रवित करने वाली मतलब उनके हृदय में उस बात को सुनकर पीड़ा हो रही थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? बेटा, यहाँ पे पटक देने का मतलब होता है, आप ये भी समझ सकते हैं, पटक देना मतलब कैसे भी करके किसी काम को ला करके सामने रख देना। और आपको पता था कि मास्टर को कहा गया था कि महीने भर में बनाना है, तो उसके पास भी समय नहीं था। उसने भी अपना पूरी लगन और परिश्रम के साथ में उसे बनाया होगा, मगर कम समय होने के कारण वो उसे वह रूप नहीं दे सका जिस रूप को वो देने की इच्छा रखता था। अब लेखक लिखते हैं कि बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया गया होगा और वो निकल गया होगा। उफ, इतने सारे जो कयास हैं वो हमारे हालदार साहब उस मूर्ति के चश्मे के लिए लगा रहे हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। पहला तो वो कहते हैं कि उसने बनाया होगा और वो टूट गया होगा, या अलग से फिट करने के फिट भी किया होगा तो वो निकल गया होगा, या पारदर्शी या कांच की जैसा बनाया ये तय नहीं कर पा रहा होगा, है ना, तो असफल रह गया होगा। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। चश्मे वाले के प्रति उनके मन में बड़ी अच्छी भावनाएं उत्पन्न हुई और उन्होंने उन्हें ऐसे ही नतमस्तक मतलब कि अपने मस्तक को झुका करके उसे नमस्कार किया, एक तरीके से समझ लीजिए, और वो जीप की तरफ चले। उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते उन्होंने ऐसा कार्य किया। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछे, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अब हालदार साहब को लगता है कि जरूर जब उसका नाम कैप्टन लगा है उसके नाम के आगे, तो वो जरूर नेताजी का साथी रहा होगा या आजाद हिंद फौज में पूर्व सिपाही रहा होगा, है ना, तो एक्स सर्विसमैन वहां का रहा हो, ऐसा वो सोचते हैं। तो अब देखिए पान वाला क्या कहता है। पान वाला नया पान खा रहा था।
पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा। फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। ये जो पंक्तियां हैं, यदि हम किसी व्यक्ति के लिए इस तरह की बातों को कहते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि हमारे अंदर संवेदनहीनता घर कर चुकी है। और पानवाला कुछ ऐसे भावों के साथ में जो कैप्टन के लिए अपनी बातों को सामने रख रहा है ना। तो हमें अपने जनरली जीवन में भी इस तरह की बातें किसी के लिए नहीं कहनी चाहिए, है ना। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अब बेटा देखिए, यहाँ पर कैप्टन जो चश्मे वाला है वो किस प्रकार का है, उसका चरित्र, उसका जो पूरी रूपरेखा है वो कैसी है। तो यहाँ पर हम कैप्टन के रेखा चित्र को देखेंगे। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पे काला चश्मा लगाए। बूढ़ा मरियल है, मतलब उसके अंदर जान सी नहीं लगती है। लंगड़ा है मतलब उसका एक पैर खराब है इसका मतलब, और सर पर वो गांधी टोपी लगाता है। आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची, मतलब एक अटैची टाइप की, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। ऐसे रूप में हालदार साहब उसे देखते हैं। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, फेरी लगाता है। आश्चर्य कर जाते हैं हालदार साहब कि कितना गरीब व्यक्ति जो है वो इस कार्य को कर रहा है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे, इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप पर बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, प्रफुल्लता मतलब प्रसन्नता के। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थीं। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है? आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। साहब कैप्टन मर गया। बड़ी भावों से भरी हुई पंक्तियां हैं, क्योंकि यहाँ पर मरने वाले के प्रति कहीं ना कहीं उस पान वाले के भीतर छिपी हुई संवेदनाएं, उसकी जो भावना है वो प्रकट होती है ना। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो हम उसके बारे में कभी भी गलत शब्दों का उच्चारण नहीं करते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा ही पान वाला कर रहा है और उसे भी दुख है कि कैप्टन मर गया है और अब जो है नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। बड़ी ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। अब उन्हें ऐसा लगता है कि उस कौम का, उस देश का क्या होगा, है ना, उस देश के नागरिकों का क्या होगा, है ना। जिस देश में जब कोई व्यक्ति अपने घर को छोड़ देता है, गृहस्थी को छोड़ देता है, अपनी जवानी को छोड़ के ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचता है और देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता है और अपने जीवन को समाप्त भी कर लेता है, फिर भी ये दुनिया उसके ऊपर हंसती है ना। उसको ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति किस नए काम की ओर चल दिया है, ये तो ज़िंदगी के मज़े ही नहीं उठा रहा है ना। और
खुद वो अपने लिए क्या करते हैं, खुद वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं और देश के लिए टुकड़े टुकड़े भारत के नए नए नारे लेकर के घूमते फिरते रहते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे भावों को लेखक ने इन पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त किया है। दुखी हो गए, 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी। उन्हें लगता था कि कस्बे में सुभाष जी की प्रतिमा तो जरूर होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। उनके भी हृदय में कहीं ना कहीं दुख है कि अब मूर्ति जो होगी वो मूर्ति तो मिलेगी ही, वो प्रतिमा तो मिलेगी, मगर उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं। हालदार साहब की आंखें भर आईं। आखिर ऐसी क्या बात थी कि हालदार साहब की आंखें भर आईं? हालदार साहब की आंखें इसलिए भर आईं क्योंकि उन्हें ऐसा अनुमान था कि अब मूर्ति की आंखों पर चश्मा तो होगा ही नहीं। मगर जब वो देखते हैं कि सरकंडे का चश्मा बना हुआ है, तो सरकंडे का चश्मा कौन बनाएगा? सरकंडे का चश्मा बच्चे बनाएंगे। तो उन्हें बहुत खुशी होती है कि कम से कम उस कस्बे के बच्चों ने यदि मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगाने का कार्य ले लिया है, तो अब वह मूर्ति कभी भी चश्मे से विहीन नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारी नव जो पीढ़ी है वो जान चुकी है कि जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका किस प्रकार से सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, ये जो कहानी थी ये देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण थी और कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के देशभक्तिपूर्ण योगदान को उभारा गया है, जो अपने अपने तरीके से देशभक्ति तो करते हैं परंतु वे पर्दे के पीछे रह जाते हैं, है ना। तो उस कैप्टन चश्मे वाले की देशभक्ति जो है वो सभी के सामने नहीं आ सकती है ना, और ना ही तो वो किसी को दिखाने के लिए ऐसे कार्यों को करता है। तो देशभक्ति की भावना बड़ों में ही नहीं बल्कि बच्चों में भी भरी हुई दिखाने का प्रयास किया है यहाँ पर लेखक ने, है ना। तो इसी के साथ में हम इस पाठ का अंत करते हैं। धन्यवाद।